नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी क्लास कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है जनसंचार, जो कि एक हर विद्यार्थी के लिए मुश्किल सा लगता है कि इसमें क्या पढ़े, कैसे प्रश्न आएंगे। आज उन सभी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूँ कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे, आप पूरी देखना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जिसको इस क्लास की ज़रूरत है वहाँ तक ये सूचना पहुँचे। साथियों, जनसंचार क्या है, इस पर हम पहली बात करेंगे कि संचार क्या है। कि संचार क्या है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज के युग में जो भी जानकारी, संदेश जिस माध्यम से हम तक पहुंचते हैं या हमारे संदेश किसी अन्य तक पहुंचते हैं, वो संचार प्रणाली है जो इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तो इसलिए संचार शब्द की उत्पत्ति जो है, संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो चर धातु से हुई है। चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना, अर्थ है चलना, या आगे फैलना भी हो सकता है, विस्तारित होना भी हो सकता है। यानी हम कहें कि जो सूचना, जानकारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, अर्थात सूचनाओं या संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, जिन माध्यमों के द्वारा हम पहुंचाने का कार्य करते हैं, हम पहुंचाने का कार्य करते हैं, वह संचार है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि संचार शब्द की उत्पत्ति जो है चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, फैलना, विस्तारित होना, आगे से आगे तक बढ़ना। किस चीज का बढ़ना, ये सबसे बड़ी बात। तो जो भी जानकारी, सूचना, न्यूज, खबर हमारे पास होती है या संदेश जो होता है, उस संदेश को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या यूं कहे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जब पहुंचाते हैं, तो पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का हमने प्रयोग किया है वो संचार है। अब इस संचार के प्रकारों की बात करें, दूसरी बात है कि संचार के प्रकार क्या क्या है, या तो कितने प्रकार का संचार होता है। तो पहला हम मानते हैं प्रिंट माध्यम। किन किन माध्यमों से हम पहुंचाते हैं, संचार के माध्यम कह सकते हैं इसको हम। पहला प्रिंट माध्यम, जिसको हम क्या कहते हैं, मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, पत्र पत्रिकाएं आती है, पत्र पत्रिकाएं इसमें आती है। दूसरा प्रकार है हमारा जो है रेडियो। रेडियो लिखा तो सही तो ऐसे जाता है, लेकिन आजकल हम ऐसे भी लिखते हैं। तीसरा प्रकार जो आता है हमारा, वो आता है टेलीविजन। और चौथा जो प्रकार आएगा हमारा इंटरनेट। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लग गई तो मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। प्रिंट माध्यम क्या है, मुद्रित क्या है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट क्या है। उससे पहले संचार के बारे में कितने अंग है, कितने प्रकार है, और कौन कौन से इसके तत्व है, इस पर बात करने वाला हूँ। तो आज की क्लास पूरे विस्तार से होगी कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए। तो आप अन्य विद्यार्थियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं।
ताकि जो विद्यार्थी इस क्लास के इंतजार में बैठे हैं या उनको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही, तो आप उनको ये जानकारी जरूर दें। क्योंकि अगर आपको नहीं पढ़नी तो आप कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वहां तक ये जरूर दें। अब हम बात करते हैं संचार के तत्वों की। संचार के जो तत्व है उन पर बात करते हैं। तो उनमें कई प्रकार के तत्वों को हम मानते हैं कि संचार प्रणाली जो काम करती है वो किस प्रकार से काम करती है। तो उनके बिंदु वाइज मैं आपको बताता हूँ। पहला इसमें होता है स्रोत या संचारक। स्रोत या संचारक। अब इस पर चर्चा मैं विस्तार से बता रहा हूँ। होता क्या है, मैं जिस सूचना को आप तक पहुंचा रहा हूँ मैं इसका संचारक हूँ, यानी मैं स्रोत हूँ। सूचना को पहुंचाने वाला, जो प्रारंभ में सूचना हम तक पहुंचती है वो किसका काम होता है, स्रोत या संचारक का होता है। फिर इसमें होता है भाषा का प्रयोग। तत्व में दूसरा बिंदु आता है भाषा। भाषा के लिए जिस प्रकार की प्रणाली को हम अपनी भाषा के रूप में अपना संदेश पढ़ना चाहते हैं, संदेश पहुंचाना चाहते हैं या संदेश को समझना चाहते हैं, तो भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि बिना भाषा के हम किसी भी संदेश को संचार प्रणाली में समझे नहीं सकते। तीसरा आता है हमारे पास इसका संदेश, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संचार प्रणाली में संदेश का होना जरूरी है। अगर संदेश ही नहीं है हमारे पास, सूचना ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो तीसरा बिंदु हमारे पास क्या आ गया, संदेश का। चौथा बिंदु हमारे पास क्या आएगा, जब संदेश होगा तो उसको भेजेंगे और भेजने के लिए हमारे पास आगे सामने कौन होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए, यानी जो संदेश हम भेज रहे हैं उस संदेश को पढ़ने वाला, प्राप्त करने वाला आगे कोई ना कोई होना चाहिए। अब इस प्राप्तकर्ता जो संदेश पढ़ेगा वो हमें क्या देगा, इस संदेश का फीडबैक देगा। पढ़ करके उसके बारे में प्राप्तकर्ता द्वारा पढ़ा गया संदेश और उसके ऊपर दी गई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, फीडबैक कहलाता है। ये जानकारी हमारे तक आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक और आता है, इसको हम नॉइज कहते हैं, शोर भी कहते हैं। यानी तकनीकी प्रणाली है तो किसी कार्य को करने में जो बाधा आती है, समस्या आती है, उस समस्या को हम क्या कहते हैं, नॉइज या शोर कहते हैं। इसके बाद हम जो प्रणाली को उपयोग करते हैं तो कई प्रकार की सूचनाएं हम और प्रेषित कर सकते हैं कि हमारे पास भाषा का होना जरूरी है, संदेश का होना जरूरी है, प्राप्तकर्ता होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, स्रोत या संचारक होना चाहिए, फीडबैक या नॉइज हो सकता है। कई बिंदु और भी लिख सकते हैं, लेकिन विस्तार से बात करो तो ये मुख्य रूप से इसके पार्ट जो आते हैं वो किस में आते हैं, तत्वों में आते हैं। अब इसके बाद बात करें हम संचार के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, कि संचार प्रणाली कितने प्रकार से काम करती है। तो संचार प्रणाली में क्या होता है, हमारे पास अंग भी आते हैं और प्रकार भी आते हैं। अब अंग और इसमें आता क्या है, एक देखो हमारे पास जो आता है, थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम, कैमरा बंद हो गया था। तो संचार के प्रकार की बात कर रहे थे हम कि संचार में प्रकार जो है वो कितने प्रकार से होता है। तो मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है इसमें मौखिक, जिसमें संदेश को हम मौखिक ध्वनि के रूप में प्रेषित करते हैं, मौखिक संचार हो गया। दूसरा हमारे पास आता है अमौखिक संचार और तीसरा हमारे पास आता है सांकेतिक संचार। ये हमारे संचार के प्रकार आ गए। इसके बाद हम बात करें तो संचार के जो अंग है उस पर चर्चा करते हैं कि संचार के कौन कौन से अंग हैं जो इस संचार प्रणाली को सफल बनाने में सहयोग करते हैं। तो वो भी 3 प्रकार के हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, नंबर 1 है अंतःवैयक्तिक। ध्यान से सुनना, अंतःवैयक्तिक होता क्या है, जब संदेश को संचारक भेजने वाला और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो। मैं ही संदेश भेजता हूं और मैं ही प्राप्त करता हूं,
तो अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। दूसरा आता है अंतरावैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक, जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य संचार प्रणाली अगर काम कर रही है, मेरी सूचना किसी दूसरे व्यक्ति तक जा रही है, यानी हम दो व्यक्ति आपस में संचार प्रणाली का अगर प्रयोग करते हैं तो अंतर्वैयक्तिक होता है। और तीसरा आता है सामूहिक संचार, सामूहिक या समूह संचार भी कहते हैं। जब किसी सूचना का समूह के अंदर या एक समूह से दूसरे समूह के अंदर जानकारियां प्रेषित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, तो उसे हम कहते हैं समूह संचार। ये तो थी जानकारी संचार के तत्व, संचार के अंग, संचार के प्रकार। अब हम बात करते हैं संचार का कार्य क्या है, ये संचार प्रणाली हमें किस प्रकार से कार्य करती है और किन किन माध्यमों के द्वारा हम इसको आगे पहुंचाते हैं। तो पहला जो माध्यम हमारे पास आता है वो आता है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम जिसको हम क्या कहते हैं, मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। मुद्रित माध्यम जिसके अंदर क्या क्या आता है भी, पत्र पत्रिकाएं आती है। अब देखो क्या विशेषता है इसकी। तो मुद्रित माध्यम में शब्दों का महत्व होता है, शब्दों का महत्व होता है। दूसरा, लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। अखबार जब हमारे घर पे आता है तो अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम अपने समय के अनुसार इसका अध्ययन कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, सबसे आसान है प्राप्त करने में और सबसे सस्ता भी रहता है। तो ये हमारे पास मुद्रित माध्यम है। अगर इनकी कमियों की बात करें, जो इसकी कमियां हैं, जब जिसकी अच्छाई होती है उसकी कुछ ना कुछ कमियां भी होती है। अगर हम कमियों की बात करें तो ये अनपढ़ जो निरक्षर लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता अक्षर का, उनके लिए काम का नहीं है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। दूसरा, किसी सूचना की तुरंत जानकारी नहीं मिलती। अगर मान लो दिन में कोई घटना हो गई और अखबार हमारा आ गया तो वो घटना हमें अगले दिन ही प्राप्त होती है, उस टाइम प्राप्त नहीं होती। तीसरा, अगर मुद्रण में या टाइप करते समय कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम हाथों हाथ सुधार नहीं कर सकते। उसकी जो सुधार करने की क्षमता होगी वो अगले संस्करण में होगी, अगले माध्यम में होगी। तो इस प्रकार प्रिंट माध्यम जो है, अगर बात करें कहाँ से मुद्रण शुरू हुआ, तो पहले चीन के अंदर शुरुआत हुई इसकी, फिर जर्मनी के अंदर इसका प्रयोग किया गया, और भारत के अंदर बात करें तो 1956 के अंदर 1956 के अंदर गोवा के अंदर इसका पहला मुद्रण का कारखाना खोला गया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिंट माध्यम के ऊपर भी कुछ न कुछ बातें लिख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपसे प्रश्न पूछ ले। दूसरा आप पूछेंगे क्या, रेडियो माध्यम क्या है। रेडियो माध्यम भारत के अंदर सबसे पुराना माध्यम है। पहली बात तो ये है कि रेडियो है क्या। ये एक श्रव्य साधन है जिनको केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ये एक रेखीय होता है, एक रेखीय इसका प्रयोग होता है। किसी घटना, सूचना, समाचार का, प्रोग्राम का निकल जाना और पुनः हम चाहें कि उसको सुने तो नहीं सुन सकते। इसमें भाषा का, शब्दावली का, उच्चारण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वेशभूषा, पहनावा रेडियो के अंदर इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें केवल सुनाई देता है। तो उच्चारण हमारा अच्छा होना चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरणिक नियमों का इसमें प्रयोग होना चाहिए। एक रेखीय है, और इसके लिए जो मुद्रण होता है सभी लगभग 90% वो उल्टा पिरामिड शैली में होता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसमें उल्टा पिरामिड शैली अगर हम समझे तो इस प्रकार से होती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहले भाग में हम इंट्रो लिखते हैं, जिसको हम हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। दूसरा, इसकी बॉडी जो आती है, खबर का विस्तार, और तीसरा इसका समापन आता है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान सुनना, हमारे संचार प्रणाली के 90% जो कार्य है वो उल्टा पिरामिड शैली में होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन।
इंट्रो में क्या आता है, किसी खबर का मुख्य भाग जो सबसे पहले टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता है, न्यूज के रूप में आता है, एक हेडलाइन के रूप में आता है, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आता है, वो क्या कहलाता है, इसका इंट्रो कहलाता है। बॉडी के अंदर क्या आता है, खबर का विस्तार आता है। जिस खबर की बात हमने इंट्रो में देखी उस खबर का विस्तार जो है वो हमें बॉडी के अंदर मिलेगा। और खबर का अंत जो है, खबर का किसका, खबर जो समापन हो रही है वो किस में आएगी, समापन में आएगी। तो ये उल्टा पिरामिड शैली और रेडियो माध्यम आ गया। इसके बाद ये एक दो कमियां भी है इसकी, क्या कि रेडियो में होता क्या है, तो रेडियो के अंदर की भी खबर जो है, करंट खबर, हाथों हाथ की खबर, हेडलाइन जो होती है वो नहीं आती। दूसरा, हम लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हम सुनते हैं, तो सुनते सुनते कई बार हम क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं कोई चीज़ से, तो वो हमें परेशान करती है। तो मनोरंजन तो होता है, कहानी, नाटक, चुटकुले इसमें भी बहुत आते हैं। तो ये हमारा रेडियो माध्यम हो गया। अगर हम बात करें इसके बाद के माध्यम की, तो बाद का माध्यम जो हमारा तीसरा है वो टेलीविज़न है, यानी टीवी है। अपने विद्यार्थियों, टीवी मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन, जिसके अंदर एक दृश्य साधन भी है, श्रव्य भी है, इसको बोलते हैं हम श्रव्य और दृश्य, जिसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, घटना की ताज़ा जानकारी मिलती है, वहाँ की वीडियो के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब टेलीविज़न पत्रकारिता में भी कुछ ऐसी जानकारियाँ होती है जिनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि टीवी पत्रकारिता में किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो टीवी पत्रकारिता में आप देखोगे, पहला क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। ब्रेकिंग न्यूज़, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैश न्यूज़ भी कहते हैं। जब कोई घटना, कोई समाचार अभी अभी घटित हुआ है और उसकी हेडलाइन हम टीवी स्क्रीन पर बार बार देखते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश न्यूज़ होती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यानी ऐसी सूचना जो अभी अभी घटित हुई है और टीवी एंकर द्वारा उसको हमारे सामने बड़े ही विस्तार से, यानी एक हेडलाइन के रूप में बताया जा रहा है, वो क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। इसके बाद इसमें आता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है, हमारे 6 ककार होते हैं, जो 6 ककार होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या, इन 6 ककारों का प्रयोग करके जब टीवी एंकर किसी घटना की जानकारी हम तक पहुंचाता है, एक बार पुनः सुनिए, 6 ककारों का प्रयोग करके कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कौन, क्या, इनके माध्यम से जब किसी भी सूचना को टीवी एंकर हम तक पहुंचाता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राई एंकर कहलाता है। इसके बाद एंकर बाइट। बाइट का शाब्दिक अर्थ है कथन। कथन का मतलब तथ्य है। जब एंकर द्वारा वहां घटनास्थल पर मौजूद लोगों से साक्ष्य इकट्ठे करके, प्रमाण इकट्ठे करके और हम तक कोई सूचना पहुंचाई जाती है तो वो क्या कहलाता है, एंकर बाइट कहलाता है, यानी एंकर कथन कहलाता है। वहां पर मौजूद लोगों से उस घटना के बारे में तथ्य इकट्ठे करने और फिर हमें पहुंचाना और हमें उसकी जानकारी देना। इसके बाद अगर बात करें हम, तो एंकर विजुअल होता है। एंकर विजुअल भी होता है इसको, तो वीडियो के माध्यम से हमारे तक आने वाली हर सूचना एंकर विजुअल के अंदर आती है। एंकर पैकेज होता है इसके अंदर, एंकर पैकेज। किसी भी खबर की संपूर्ण जानकारी, घटना का पूरा ब्यौरा अगर हमें मिलता है तो वो किस में आता है, एंकर पैकेज में आता है। अब एंकर पैकेज आ गया, एंकर बाइट आ गया, एंकर। अब इसके बाद क्या होता है, लाइव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है लाइव। किसी घटना का घटनास्थल से
सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। अब टीवी के अंदर क्या होता है, जो पत्रकारिता होती है वो कितने प्रकार से होती है, या किसी भी माध्यम के लिए पत्रकारिता 3 प्रकार से होती है। पत्रकारिता जो लेखन होता है, पत्रकारिता जो है वो 3 प्रकार की हम पढ़ते हैं। नंबर 1 जो है वो क्या होता है? पूर्णकालिक होता है। दूसरा होता है अंशकालिक, और तीसरा जो प्रकार होता है इसका फ्रीलांसर होता है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान सुनना, पूर्णकालिक पत्रकारिता, अंशकालिक और फ्रीलांसर में क्या क्या विशेषता है। पूर्णकालिक, कोई व्यक्ति कोई किसी एक माध्यम के लिए, एक समाचार एजेंसी के लिए, एक न्यूज चैनल के लिए लंबे समय तक अगर काम करता है और उसकी एवज में वहां से भुगतान प्राप्त करता है, तो यानी पूर्ण काल तक जुड़ करके और अपनी भुगतान प्राप्ति के साथ साथ अपनी खबरों का विस्तार करता है, तो पूर्णकालिक कहलाता है। जैसे अगर मैं एक ही न्यूज चैनल के लिए लंबे समय तक काम कर रहा हूँ और मैं वहां से सैलरी प्राप्त करता हूँ, मैं अपनी खबरें उनको देता हूँ, तो मेरा पूर्णकालिक है। कुछ समय के लिए अगर मैं किसी न्यूज चैनल के साथ अपना काम करता हूँ कुछ समय के लिए, तो क्या आता है? अंशकालिक, थोड़े समय के लिए। और अगर मैं स्वतंत्र होकर के काम करता हूँ, मेरा इसमें किसी के साथ कोई अनुबंध नहीं है कि मैं केवल आपसे काम करूँगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं उस माध्यम के साथ अगर काम करता हूँ और उसी अनुसार मैं अपनी राशि प्राप्त करता हूँ, भुगतान प्राप्त करता हूँ, तो ये किस में आता है? फ्रीलांसर में आता है। अब इसके बाद हमारे पास रह गया इंटरनेट। इंटरनेट के लिए मैं अगले वीडियो में आपके पास आ रहा हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ आप उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाएं जो इस विषय वस्तु के लिए, टॉपिक के लिए इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।